अब देखो बच्चों, अब हम ऐसे टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, मींस जिनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल हो या थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स कंपटीशन में तो आनी ही है। और ऐसे टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे जिनको लेकर बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स या थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना। तो हम इन टॉपिक्स को अच्छी तरह से समझेंगे, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह समझेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट टॉपिक हम यहां लेंगे इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार। तो देखो बच्चों, इक्विवेलेंट वेट क्या है, इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं डिफरेंट मेथड्स से, इसके बारे में मैं ऑलरेडी ही डिस्कस कर चुका हूं। आप इसे किस वीडियो में देख सकते हैं, मोल कॉन्सेप्ट वाले, मींस वहां पर ये चैप्टर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री के नेम से दिया गया है, वहां पर देख सकते हैं। यहां पर जो हम डिस्कस करेंगे वो इक्विवेलेंट वेट से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं, उनको कैसे समझते हैं, उनको लेकर हम यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे फर्स्ट तो हम आ जाते हैं कि इक्विवेलेंट वेट का रिलेशन क्या है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देखो बच्चों, इसका एक ही रिलेशन याद रखना है और ये है मोलर, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ स्पीसीज। आपको जो भी स्पीसीज दी गई है, ओके, उस स्पीसीज का मोलर मास लें और उसे किससे डिवाइड कर दें, n फैक्टर से। मोलर मास तो आप समझ गए होंगे कि स्पीसीज के 1 मोल का मास, उसे हम बोलते हैं मोलर मास। समझ गए बच्चों, जिसको हम बोलते हैं अणु भार। तो प्रजाति का अणु भार ले लें, मोलर मास आप स्पीसीज लें, अपॉन में n फैक्टर। अब आता है कि ये n फैक्टर कैसे डिसाइड करें, क्योंकि मोलर मास तो आप बहुत इजी गोइंग समझ जाओगे किसी भी स्पीसीज का, कि उसका जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के बेस पर हम उसका मास ले लेते हैं। बट अब आता है कि यहां पर आपको क्या डिसाइड करना है, n फैक्टर। तो पहले हम n फैक्टर देखते हैं कि किस स्पीसीज का किस तरह से जो है n फैक्टर डिटरमाइन किया जाता है। तो देखो, अगर कोई एसिड आपको दिया गया है और उसका इक्विवेलेंट वेट पूछा गया है, तो सबसे मेन है कि आप उसका n फैक्टर डिसाइड करें। तो n फैक्टर होता है नंबर ऑफ H+ और बेसिसिटी। मतलब अब आपको सीधा डायरेक्ट कोई भी एसिड दिया गया है और उसका फॉर्मूला दे दिया गया है और पूछ लिया गया है कि बताएं इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो अगर कोई रिएक्शन नहीं दी गई, समझ गए ना, तो आप सीधा उस एसिड का फॉर्मूला लें और उसमें देखें कि कितने प्रोटॉन्स हैं, मींस कितने H+ हैं, वही उसका n फैक्टर होगा। और अगर कोई रिएक्शन दे रखी है, अभी हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेंगे, अगर हमें कोई रिएक्शन दे रखी है एसिड बेस की, तो उसमें कितने H+ न्यूट्रल हो रहे हैं बेस से, वो उसकी बेसिसिटी है, मींस कितने H+ जो है वो बेस के साथ, क्षार के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, वो उसकी बेसिसिटी है। तो बेसिसिटी देखें या फिर नंबर ऑफ H+, वो उसका क्या होगा, n फैक्टर। अगर हमें बेस दे रखा है, क्षार दे रखा है, तो n फैक्टर OH, कितने OH दिख रहे हैं उसमें, वही उसका n फैक्टर होगा। या फिर कितने OH एसिड से रिएक्शन कर रहे हैं उसके, वो उसकी एसिडिटी, अम्लीयता कहलाती है। फिर आ जाते हैं कि अगर सॉल्ट आ जाए तो फिर क्या देखें, तो आप क्या करें, सॉल्ट को आयोनाइज्ड करें। सपोज आपके पास है Na2SO4, आप इसे आयोनाइज्ड करेंगे Na+ इस तरह से और SO4 2-। अब आपको किसी वन टाइप का आयन लेना है, मतलब चाहे आप कैटाइन ले लें टोटल या फिर एनाइन ले लें, और उसका टोटल चार्ज ले लें। मतलब कोई एक आयनिक स्पीसीज लेनी है आपको, चाहे वो कैटाइन ले लें या फिर एनाइन, और उसका टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज लें और चार्ज की वैल्यू लें। ऐसा नहीं कि आप चार्ज से जो साइन से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब चार्ज की न्यूमेरिकल वैल्यू, वो उससे डिवाइड करें, सॉरी वही उसका क्या होगा, सॉल्ट का n फैक्टर होगा। जैसे मैं यहां कहूं तो n फैक्टर कितना होगा, इसका 2 हो जाएगा। यहां बात समझ गए अच्छी तरह से। फिर आता है कोई एलिमेंट है
अब एलिमेंट जब तक किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, किसी से बॉन्ड नहीं बनाएगा, तब तक हम इक्विवेलेंट वेट नहीं बता सकते। तो उस एलिमेंट का क्या कंपाउंड बन रहा है, समझ रहे हो आप, कि वो क्या कंपाउंड बना रहा है और कितनी वैलेंसी शो कर रहा है, उसकी वैलेंसी ही उसका n फैक्टर होगा। जैसे मैंने कहा CH4, अब CH4 में कार्बन का n फैक्टर कितना है, तो आप देखोगे कार्बन की वैलेंसी कितनी दिख रही है CH4 में 4, तो वही उसका क्या बन गया, n फैक्टर 4 होगा। ओके, फिर हम आ जाते हैं, अगर कोई आयन डायरेक्ट दे रखा है आपको, जैसे Mg2+ या SO4 2- या PO4 3-, तो आयन का जो n फैक्टर होता है वो उसकी चार्ज वैल्यू के बराबर होगा। समझ गए ना, कि वो आयन जो है उसमें कितना चार्ज लगा है। मैंने कहा PO4 3-, तो PO4 3- में कितना चार्ज लगा हुआ है, 3, तो 3 ही इसका क्या होगा, n फैक्टर। यहां तक बात समझ गए। अब आ जाता है, कई बार आपको एक रिएक्शन दे दी जाती है और वो रिएक्शन में आपसे पूछ लिया जाता है कि इस स्पीसीज का इक्विवेलेंट वेट क्या है। तो आपको क्या करना है कि उस रिएक्शन में देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हुए। ओके, कोई रिडॉक्स रिएक्शन है सपोज, तो उस रिडॉक्स रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ट्रांसफर्ड हुए हैं, मींस ऑक्सीडाइजर से रिड्यूसर या रिड्यूसर से ऑक्सीडाइजर, इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है वो कितना है, और फिर उस इक्वेशन को आप बैलेंस्ड कर लो। और इक्वेशन जब बैलेंस्ड हो जाए तो हर एक स्पीसीज का क्या देखो, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, रस समीकरणमिति स्थिरांक। क्या होता है ये, जब हम बैलेंस्ड कर लेते हैं इक्वेशन, तो जो स्पीसीज है, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, उनके फॉर्मूला के आगे जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी होती हैं वही क्या कहलाता है, उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जैसे लिखा है N2 + 3H2 = 2NH3, तो मैं कहूं H2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, तो 3, अमोनिया का कितना है, 2। फिर आपको ये देखना है कि इसमें नाइट्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स, या कहें हाइड्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स, या इनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है। उन ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स को पता लगा लो। अब चाहे रिएक्टेंट का आपसे पूछा गया हो इक्विवेलेंट वेट, या फिर किसका, प्रोडक्ट का, आप जो भी स्पीसीज आपसे पूछी गई है, आप उस स्पीसीज का मोलर मास लो और ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ओके, पहले उनको देखो। ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स को आप क्या करो, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, n फैक्टर आ जाएगा, बस। फिर उस स्पीसीज का मोलर मास लो, n फैक्टर से डिवाइड कर दो। तो अगर आप n फैक्टर पहचान गए तो फिर इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो यहां तक आप समझ गए होंगे, पहले आप इसे नोट करो। अब देखो बच्चों, एक रिलेशन और है यहां पर, पहले बता दूं, n फैक्टर को कैलकुलेट करने का, ये होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। कई बार ऐसा आता है जब आपको n फैक्टर निकालना होता है स्पीसीज को, और मोलर मास दे रखा हो और इक्विवेलेंट मास दे रखा हो, तो वही आपने देखा ना कि इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या है, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास अपॉन में n फैक्टर इक्वल टू इक्विवेलेंट मास। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अब मैं ये कहूं कि जैसे ये है O2, ओके, इसका n फैक्टर देखना है कितना होगा किसी रिएक्शन में, ठीक है। तो आप जानते हैं कि उसका मोलर मास होता है क्या, 32, और ऑक्सीजन का जो इक्विवेलेंट मास है वो कितना होता है, 8, तो कितना आ जाएगा, 4। यहां तक बात समझ गए ना। तो ऐसे बहुत सारे गैसेस एलिमेंट्स होंगे। अब हम यहां पर एक रिलेशन और होता है, इक्विवेलेंट वॉल्यूम कैलकुलेट करना होता है, ठीक है, तुल्य आयतन, तुल्यांक आयतन। तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम इक्वल टू होता है, जो आपको इक्विवेलेंट वॉल्यूम कैलकुलेट करना है किसी का, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 22.4 ये लीटर में होता है, अपॉन में क्या कर देते हैं, n फैक्टर। अब मैं ये कहूं कि O2 का इक्विवेलेंट वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है, तो हम यहां पर
इक्विवेलेंट वॉल्यूम किसका देखें O2 का, तो हम लिखेंगे 22.4 अपॉन में कितना 4, ये कितना आएगा 5.6 लीटर। अब मैं कहूं इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, तो आपने लिखा 22.4 अपॉन में कितना आएगा 2, क्योंकि हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 2 और इक्विवेलेंट मास होता है 1, तो n फैक्टर होगा 2, तो ये कितना आ जाएगा 11.2 लीटर। तो इस रिलेशन का जो यूज है बच्चों, ये कहां करना है आपको, जब किसी भी गैस का क्या निकालना हो आपको इक्विवेलेंट वॉल्यूम, क्योंकि बहुत सारी ऐसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगी जहां पर हमें गैसियस प्रोडक्ट्स होते हैं, गैसियस रिएक्टेंट्स होते हैं और उनके हमें इक्विवेलेंट वॉल्यूम्स लेने होते हैं, तब हम उसको इस तरह से इक्विवेलेंट वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं। और अगर आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने हैं, इक्विवेलेंट्स ऑफ गैस, समझ लेना कई बार क्या होता है गैस के इक्विवेलेंट्स निकालने होते हैं, तो सीधा सा है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी में जो भी आपको दे रखा है, कितने लीटर दे रखा है एनटीपी पर, वो वॉल्यूम ले लें और फिर किससे डिवाइड कर दें, इक्विवेलेंट वॉल्यूम से। जैसे मैंने कहा आपको ऑक्सीजन का 11.2 लीटर दे रखा है, बताएं कि उसमें कितने इक्विवेलेंट होंगे ऑक्सीजन के, तो बस सीधा सीधा है कि आपने टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस किसमें है एनटीपी में, उसको किससे डिवाइड कर दो इक्विवेलेंट वॉल्यूम, तो आपको ऑक्सीजन का सपोज 11 ठीक है 11.2 लीटर दे रखा है और आपने उसको इक्विवेलेंट वॉल्यूम 5.6 से डिवाइड कर दिया, आपको मिल जाएगा कि ऑक्सीजन के कितने इक्विवेलेंट्स हैं उस वॉल्यूम में। तो इस तरह के अभी हम आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, तो एक तो ये ध्यान रखना है ये कहां का यूज होता है इस तरह के क्वेश्चंस। अब एक और आता है एन फैक्टर फॉर कंप्लीट मॉलिक्यूल। सपोज किसी रिएक्शन में पूरा का पूरा मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन कर रहा है, उसका हर एक एलिमेंट कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज शो कर रहा है, और फिर आप उस मॉलिक्यूल का एन फैक्टर निकालना चाहें, जैसे मान लो आप रेडॉक्स रिएक्शन में जाओगे तो आपको एक रिड्यूसर दे रखा होगा, एक ऑक्सीडाइजर दे रखा होगा और उसका इस तरह से चेंजेस दे रखे होंगे। एक रेडॉक्स रिएक्शन पूछ लेगा कि इसमें रिड्यूसर का इक्विवेलेंट मास क्या है, ऑक्सीडाइजर का क्या है, तो आपको देखना है कि अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल है जिसके जो एलिमेंट्स हैं ठीक है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंज हो रही है, तो फिर ऐसी स्पीसीज में जब बहुत सारे एलिमेंट्स हों और उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंज हो रही हों, तो ऐसी स्पीसीज का आप इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करें, इसके लिए आपको एक रिलेशन लेना है, ये है एन फैक्टर ऑफ मॉलिक्यूल। अणु का जो एन फैक्टर है वो कैसे निकाला जाता है, तो समेशन एन फैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट्स, उस मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके क्या कर दो आप एन फैक्टर निकाल लो और उसको जोड़ दो। जोड़ने से आपको पता चल जाएगा कि पूरे मॉलिक्यूल का एन फैक्टर क्या है। ओके, अब आता है कि एलिमेंट का एन फैक्टर कैसे निकालोगे, तो आपको यहां उस स्पीसीज में उस मॉलिक्यूल में जो भी आपको कंपाउंड दे रखा है वहां देखना है कि उसमें कुल कितने एलिमेंट्स हैं, उस एलिमेंट के कितने एटम्स हैं। ओके, और फिर उस के जो एटम्स हैं उसमें हर एक एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चेंज हो रहा है। ठीक है कि एन फैक्टर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इनटू चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी मैं एक एग्जांपल से बताता हूं, देखो किस तरह से आपको समझना है और कहां किसका एन फैक्टर लेना है। सपोज ये एक रिएक्शन लिखी हुई है कि FeCN6 ये ऑक्सीडाइज हो रही है या इसमें कुछ भी रिएक्शन चल रहा है और ये चेंज हो रहा है Fe2O3 प्लस CO2 प्लस NO2, ये स्पीसीज बन रही है। और क्या बन रहा है, कुल मिलाकर इसके हर एक एटम से जो भी चेंज आ रहा है मैंने यहां शो कर दिया। अब आपको क्या करना है कि इस इक्वेशन में निकालना है कि इसका एन फैक्टर क्या होगा। इसका फिर क्या पूछ लिया जाता है कि इक्विवेलेंट मास क्या होगा। तो सबसे पहले आप इस स्पीसीज में हर एक एटम का क्या कैलकुलेट करो, एन फैक्टर।
और फिर उसको जोड़ दो। तो देखो यहां पर हम जब लिखेंगे n फैक्टर ऑफ FeCN होल 6 4 माइनस, तो आप यहां लिखेंगे n फैक्टर ऑफ Fe प्लस n फैक्टर ऑफ कार्बन प्लस n फैक्टर ऑफ नाइट्रोजन। समझ गए ना, इसका n फैक्टर ऑफ नाइट्रोजन। कुल मिला के इन तीन फैक्टर्स को जोड़ोगे तो आपको n फैक्टर किसका मिल जाएगा, FeCN होल 6 4 माइनस। अब यहां देखो, अब कैसे पहचानोगे, तो आप जानते हैं कि यहां पर जब मैंने किसी एलिमेंट का n फैक्टर के लिए फॉर्मूला बताया है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं उस स्पीशीज में जिसका आपको इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है, और हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चेंज आ रहा है। तो देखो यहां पर सबसे पहला काम होगा, आप पहले यहां पर हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है, जस्ट फिर इन्हीं एलिमेंट्स का क्या यहां पर कंपाउंड बन रहा है उसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है, तब आपको पता चलेगा कि किस एटम का या किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना चेंज हुआ है। तो देखो यहां पर Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप देखोगे तो Fe2 प्लस के फॉर्म में, कार्बन का देखोगे तो कार्बन यहां इस तरह से समझे आप कि ये ऐसा होता है, साइनाइड में जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन में, तो यहां से तो हो गए 3 प्लस और यहां 1 माइनस, तो टोटल हुआ इसका 2। तो यहां पर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कितना है, +2। नाइट्रोजन का सीधा दिख रहा है यहां पर कितना है, -3, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, यहां है +2, कार्बन का है +2 और नाइट्रोजन का है -3। यहां समझ गए आप अच्छी तरह से। यहां चले जाओ, +3 है, +4 है और +4 है। समझ गए आप कि एक एक एटम जो था, एक एक एलिमेंट जो था, उसका आप ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में देख रहे हैं। अब चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, देखो यहां से यहां जाए, ठीक है, तो अगर आप देखोगे कि चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट तो वो कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। यहां से चले गए, कार्बन से आप यहां गए, तो यहां पर इसका 2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट था, यहां जाके 4 प्लस हो गया। तो यहां पर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या दिख रहा है आपको, 2 का, कितने का चेंज आ रहा है, 2 का। नाइट्रोजन से आप यहां चले जाए, यहां पर है -3 चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो -3 से आप देख रहे हैं +4 हो रहा है। बता सकते हो कितने का चेंज आया ऑक्सीडेशन स्टेट, तो -3 तो ये हटे और 4 प्लस वो बने, कुल मिला के यहां कितने का आ गया, 7 का। तो अब हम एक एक करके निकालेंगे, n फैक्टर Fe, n फैक्टर C, n फैक्टर n। तो यहां पर हम लिखेंगे Fe का, तो 1 एक ही Fe है और 1 का चेंज आ रहा है, ये किसका हो गया, फॉर Fe प्लस कार्बन को आ जाओ, कार्बन के कितने एटम्स हैं यहां पर, 6, हर एक में कितने का चेंज आ रहा है, 2 का, तो आप लिखेंगे 6 × 2, तो ये किसका हो गया, फॉर कार्बन प्लस नाइट्रोजन में आ जाए, नाइट्रोजन के एटम्स कितने हैं, 6, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना चेंज हो रहा है, 7, तो आपने लिखा 6 × 7, तो ये किसका हो गया, नाइट्रोजन का। इसका टोटल सम देखो कितना आ जाएगा, तो 1 प्लस 12 प्लस ये कितना हो गया, 42। तो अब आप इनको जोड़ दो तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, 55। तो हम यहां लिखेंगे कि जो n फैक्टर है किसका, इसका, वो कितना हो गया, 55। यहां बात समझ गए। अब मैं कहूं कि इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब मैं यहां पर कहूं आपसे कि इसका इक्विवेलेंट वेट कितना है, तो आप क्या लिखोगे, इक्विवेलेंट वेट या मास ऑफ FeCN होल 6 4 माइनस, तो जो भी इसका मॉलिक्यूलर वेट है, समझ गए ना, आप उसे किससे डिवाइड कर दोगे, हम जानते हैं यहां लेंगे हम n फैक्टर, तो हम जो भी इसका मॉलिक्यूलर वेट है उसको किससे 55 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ FeCN होल 6 4 माइनस। अब मैं ये कहूं कि ये लिखा है FeS2, ओके, यहां पर ये चेंज हो रहा है, सपोज Fe2O3 प्लस और ये चेंज हो रहा है SO, ओके। अब यहां देखो आप
कि यहां से यहां चेंज होने में क्या चेंजेस आया होगा, मतलब हम इसका n फैक्टर निकालना चाहें तो सबसे पहले तो आप यहां देखोगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, सल्फाइड का है -1, क्योंकि यहां पर डाइसल्फाइड बॉन्ड है, हर एक सल्फाइड का -1 है। और यहां देखो यहां हो गया है +3 और यहां पर इसका हो गया है +4। मैं यहां आपसे पूछूं कि Fe2 का इक्विवेलेंट मास क्या है, तो जब तक आपसे n फैक्टर नहीं आएगा आप नहीं निकाल सकते। तो यहां पर आप देखेंगे कि Fe के लिए अगर आप n फैक्टर निकालें, ठीक है, n फैक्टर Fe, तो आप क्या लिखोगे, यहां एटम एक ही है, ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख रहे हैं +2 से +3 है तो 1 हो गया प्लस, ये किसका हो गया फॉर Fe। अब H2 में जाओ आप, 1 माइनस से 4 प्लस हो रहा है, तो 1 माइनस से 4 प्लस जाओगे तो एक तो माइनस न्यूट्रल करने में जब माइनस निकला होगा और फिर 4 प्लस, तो कुल मिला के हो गए 5 ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज, 2 एटम है तो ये किसका हो गया सल्फर का, तो 1 प्लस कितना आ गया 10, तो ये कितना आ गया आपके पास 11। बात समझ रहे हो आप अच्छी तरह से कि हर एक सल्फाइड का -1 था, 4 प्लस में चेंज हुआ तो 4 प्लस ये और एक माइनस को हटाने में कुल मिला के हर एक सल्फाइड का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना चेंज हुआ है 5, 2 सल्फाइड हैं, इस तरह से कुल ये हो गया। अब हम ये कहें कि इक्विवेलेंट मास ऑफ FeS2 कितना होगा, तो मोलर मास जो भी है आप उसमें किससे डिवाइड कर दोगे 11 से, तो इस तरह से FeS2 का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट हो जाएगा, बहुत ही इजी होता है। अब आपको इसी तरह से और भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जैसे आपसे, तो यहां तक कोई बात दिक्कत तो नहीं है अभी तक आपको। अब देखो इस तरह से और भी बताता हूं मैं, ये लिखा है N2 + 3H2 gives 2NH3, ओके। अब मैंने कहा यहां पर इक्विवेलेंट वेट जो है ऑफ N2 कितना है, H2 कितना है और NH3 कितना है, ओके। तो यहां पर अब आपको इनके इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है। अब देखो कैसे करेंगे हम, तो सबसे पहला काम है कि आप यहां पर देखो, अभी एक रिलेशन बताया था कि अगर कोई रिएक्शन लिखी है n फैक्टर कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ट्रांसफर्ड ये है अपॉन में देखना है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं उस प्रोसेस में यहां से यहां, और ये प्रोडक्ट बना होगा, और हर एक स्पीशीज का अपना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है। अब हम यहां देखें तो आप देखोगे कि यहां पर नाइट्रोजन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहां पर कितना है, आप देखोगे यहां पर है -3, तो पूरा एक नाइट्रोजन, समझ रहे हो, जब अमोनिया में चेंज हुआ है तो कुल मिला के इस पूरी प्रोसेस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हो गए हैं 6 इलेक्ट्रॉन। यही हुआ कि नाइट्रोजन में 6 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, हाइड्रोजन से 6 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तब बनी है अमोनिया। बस अब हमें इसी बेस पर निकालना है एक एक का n फैक्टर और फिर उसका इक्विवेलेंट मास। बात समझ रहे हो आप, तो मैं यहां पर आ जाता हूं n फैक्टर ऑफ N2, तो आप देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं 6, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, कितना आ गया 6। अब हम आ जाते हैं n फैक्टर ऑफ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए हैं, आप देख रहे हैं कि 6, और यहां पर इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 3, तो यहां कितना हो गया n फैक्टर 2 हो गया। अब हम आ जाते हैं n फैक्टर ऑफ अमोनिया, ओके, तो यहां पर अमोनिया का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो वही है 6 और ये कितना हो गया 2, तो यहां कितना आ गया, ठीक। तो आपको इन तीनों स्पीशीज के क्या पता हो गए, सीधा सीधा इनके n फैक्टर। बस अब आप यहां पर आ जाएं इक्विवेलेंट मास ऑफ N2, तो जो भी इसका मॉलिक्यूलर मास है, सपोज इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बच्चों, सपोज क्या होता है एक्चुअल में 28,
मींस हम इसको m ले लें तो 28/6 मतलब m/6 हो जाएगा। अगर हम अगर इक्विवेलेंट मास ऑफ H2 की बात करें तो हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 2, समझ रहे हो आप, और इसका n फैक्टर है 2, तो कितना हो जाएगा 1। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, मींस my कितना हो गया 2। और अब आ जाते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ अमोनिया। तो यहां पर अमोनिया का मोलर मास कितना है, ठीक है m, और जो n फैक्टर है वो अमोनिया का कितना दिख रहा है आपको यहां पर 3, तो ये हो गया मतलब जो है 17/3। तो इस तरह से आपने यहां पर इन सब के क्या निकाल दिए, इक्विवेलेंट मास। समझ गए ना आप, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। एन फैक्टर निकालना आना चाहिए। नाइट्रोजन का एन फैक्टर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है। ऐसे ही हाइड्रोजन में आ जाए, उसमें देखिए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं 6। पूरी रिडॉक्स प्रोसेस चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर्ड है वो हर स्पीशीज के लिए सेम आएंगे। ओके, और एन फैक्टर अमोनिया का देखा आपने तो 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, कुल मिला के 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स बने हैं, एन फैक्टर आ गया 3। तो ये हो गया, समझ गए ना, m/6। और नाइट्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए m/2 हो गया, अमोनिया के लिए m/3 हो गया। अब देखो इसी तरह का एक क्वेश्चन और है जो काफी बार आ चुका है, बार बार आता रहता है, आप उसको देखें कि किस तरह से। तो सबसे मेन तो है कि आपको एक बैलेंस्ड इक्वेशन आनी चाहिए, तभी ये कर सकते हो। K2Cr2O7 plus 14HCl gives 2KCl plus 2CrCl3 plus 7H2O plus टोटल हो गए 14 में से ये हो गए 6 to 8, तो यहां बचा 3Cl2। अब यहां पर आपको देखना है इस रिडॉक्स रिएक्शन को कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं इस पूरी प्रोसेस में, कितने का एक्सचेंज हुआ है। फिर तो आप किसी भी स्पीशीज का निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट मास। तो देखो यहां पर आप देखोगे कि K अपनी प्लस स्टेट में है तो प्लस में ही, Cr यहां पर था 6 प्लस में, और यहां जाके हो गया है 3 प्लस। यहां से यहां तक जाने में 2 Cr 6 प्लस थे, 2 Cr 3 प्लस में चेंज हुए। तो कुल मिला के ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 6। और वैसे भी देख लो आप, यहां -1 था, यहां पर -1 है, यहां पर -, तो 8 क्लोरीन तो ऐसे हैं जो क्लोराइड आयन के फॉर्म में हैं, जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुआ। लेकिन केवल 6 क्लोरीन एटम्स ऐसे हैं जो Cl2 के फॉर्म में हैं, जिनका 0 हो गया। तो अगर आप यहां से यहां जाएं तो कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, रिमूवल यहां और 6 इलेक्ट्रॉन यहां ऐड हुए। तो यहां पर अगर मैं ये कहूं कि किसका कितना n फैक्टर होगा, तो n फैक्टर ऑफ K2Cr2O7, तो आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हुए हैं 6, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1, तो इसका आ जाएगा 6। n फैक्टर ऑफ HCl कितना हुआ, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं 6, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 14, मींस हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3/7। यहां बात समझ गए आप अच्छी तरह से। फिर और आगे अब आपको निकालना है इक्विवेलेंट मास ऑफ K2Cr2O7। तो आप यहां क्या करोगे, K2Cr2O7 में कि इसका मोलर मास जो भी है 6 से डिवाइड कर दो। मैंने कहा इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl कितना होगा, तो m अपॉन कितना हो जाएगा 3/7, मींस 3m/7 हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट मास। तो यहां तक आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि किसी का हमें इक्विवेलेंट मास दिखाना है तो मैं आपसे क्या आना चाहिए, n फैक्टर। अगर आप n फैक्टर देखना समझ गए, अच्छी तरह से निकालना समझ गए, तो मैं समझता हूं कि कैसा भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो और भी देखते हैं, जैसे है हमारे पास 2KMnO4 ओके प्लस 10FeSO4 ओके, यहां पर ये चेंज हुआ है K2SO4 प्लस यहां पर ये है Fe2SO4 होल थ्रेड्स। बाकी क्या बना वो
अब ये एक बैलेंस इक्वेशन में इतना आएगा 2KMnO4 10 FeSO4। अब मैं कहूं कि इसका इक्विवेलेंट मास क्या है, इसका इक्विवेलेंट मास क्या है। ओके, तो आपको बस n फैक्टर अगर आप पहचान गए, बाकी मोलर मास के बेस पर दिया जाता है क्वेश्चन ऑब्जेक्ट में m बाई इतना 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है, पहले यहां देखना टोटल क्या चेंजेस आएगा। और मैं बता दूं यहां पर प्लस 2MnSO4, सॉरी यहां तक हम लिखें पूरा एक रेडॉक्स इक्वेशन आप जानते हैं, इसको लिख के वो लिख लें, बैलेंस्ड कर लें। बैलेंस्ड करने के बाद आप n फैक्टर, तो यहां पर देखो कि इसका जो है 7 प्लस है पर mn का, और यहां जाके कितना हो रहा है 2 प्लस। तो यहां से यहां देखें आप कि टोटल कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। तो कितने इलेक्ट्रॉन देखो 7 प्लस से 2 प्लस, तो मींस 2 इंटू कितना हो गया 5, तो ये हो गया 10। ओके, और यहां से यहां देखो आप, यहां है ये +2 और यहां है ये +3। सीधा दिख रहा है कि यहां पर टोटल Fe 10 थे और वो इस तरह से चेंज हो गए। आप यहां पर आप पूरा इक्वेशन बैलेंस करोगे तो ये आ जाएगा। तो यहां पर भी 10 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दिख रहा है। बस अब आप लिखेंगे n फैक्टर ऑफ KMnO4। तो KMnO4 में ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन तो हो गए 10 और स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो कितना आ गया 5। n फैक्टर ऑफ FeSO4 या फेरस अमोनियम सल्फेट रहता है, पूरा FeS होता है, तो आप लिखेंगे यहाँ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 10 और इसका स्टाइकियोमेट्रिक तो कितना हो गया 1। अब यहाँ आ जाते हैं हम, इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 कितना हो गया बच्चों देखो, तो आप क्या लिखोगे m/5 और इक्विवेलेंट मास ऑफ FeS फेरस अमोनियम सल्फेट तो m/1। बिल्कुल समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस तरह से आप एक रिडॉक्स रिएक्शन में क्या निकाल सकते हैं, पूरा का पूरा एक इक्विवेलेंट मास। तो पहले आप थोड़ा सा रुके, फिर हम आगे की और भी कुछ प्रॉब्लम्स बताते हैं। अब देखो बच्चों, अब आपको क्या है, एक रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के फॉर्म में दी गई है। फिर उसमें आपको रिएक्टेंट स्पीसीज जो कि ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड दोनों हो रही है, उसका इक्विवेलेंट मास पूछ लिया जाता है। तो देखो ऐसे में आपको कैलकुलेट करना है, रिलेशन वही लगेगा कि जैसे ये लिखा है P4 प्लस OH माइनस, ओके, यहां दे रखा है PH3 प्लस H2PO2 1 माइनस। इस तरह से आप इसके 4 फास्फोरस हैं, 3 यहां लगा दें और एक ये लगा दें, टोटल H हो गए 6 और ये हो गए, तो यहां पर आप लिख दें 6OH माइनस। ये है एक बैलेंस इक्वेशन। अब मैं यहां पर कहूं कि इसका इक्विवेलेंट मास क्या है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं, इनको बहुत ही अच्छे से देखें, बहुत इजी समझ में आ जाएगा। अब आप यहां देखो, यहां से यहां जब आप गए हैं तो -3 हो गया है फास्फोरस, जबकि यहां पर कितना है 0। तो यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं और यहां से यहां चले जाओ तो ये +1 दिख रहा है, तो यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं। तो टोटल अगर आपसे मैं कहूं कि चेंज इन ऑक्सीडेशन कितना है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दिख रहा है 3। बस अब आपको मैं बता दूं किसका n फैक्टर कितना होगा, देखो आप, तो n फैक्टर कितना हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर्ड हुए हैं इस प्रोसेस में, आप देखो 3। n फैक्टर कितना हो गया, उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो कितना हो गया n फैक्टर 3। अब मैं कहूं इक्विवेलेंट मास ऑफ P4 कितना हो गया, तो आप जो भी इसका मोलर मास है उसको किससे डिवाइड कर दें, 3 आ जाएगा। ओके, अब देखो इसी तरह से लिखा है Cl2 प्लस OH माइनस, यहां लिखा है Cl माइनस प्लस ClO3 ClO1 माइनस। यहां पर 2 क्लोरीन है, एक यहां पर ये माइनस के फॉर्म में आ गया है और यहां पर प्लस, तो यहां से यहां और यहां से यहां देखें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है। तो यहां पर अगर आप देखोगे कि क्या इक्विवेलेंट मास है, तो आप पहले n फैक्टर ऑफ Cl2 देखोगे, तो n फैक्टर ऑफ Cl2 कितना
कितना है, देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है 1, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1, ये आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 1। अब मैं कहूं इक्विवेलेंट मास ऑफ Cl2 कितना हो गया, तो जो भी इसका मोलर मास है क्लोरीन का अपॉन में क्या कर दोगे 1। यहां तक बात समझ गए। अब मान लो ऐसा लिखा है, अब निकालना है और यहां पर बैलेंसिंग कर रहे हैं हम इसको, ओके, कि ClO3 तो यहां पर लगा दूंगा 5, ओके, और अब यहां पर है ClO3 1। यहां पर कुल क्लोरीन अब बैलेंसिंग करने के बाद पता चलेगा आपको कि ये किस तरह से आ रहा है, लेकिन ये है कुल मिला के यहां पर हो जाएगा 3Cl2। अब यहां से यहां और यहां जाओ तो आप देखोगे कि यहां पर हो गए हैं 5 इलेक्ट्रॉन ऐड और यहां है 5 इलेक्ट्रॉन रिमूवल। मींस इस पूरी प्रोसेस में जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है वो सीधा सीधा है कितना है 5। समझ गए। तो यहां पर अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर चेंज देखें तो यहां पर कुल मिला के ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है 5। तो n फैक्टर निकालो अब आप, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हुए हैं 5, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 3, बस। तो ये किसका आ गया Cl2, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ Cl2 निकालो तो क्या हो जाएगा, तो जो भी उसका मोलर मास है 0.5/3 मींस 3m/5। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, समझ गए अब अच्छी तरह से, ठीक है। अब और बताता हूं मैं आपको, अब लिखा है 4ClO3 1- चेंज इनटू Cl- प्लस ClO4 2। ओके, ये है हमारे पास 4ClO3 1- चेंज हो गया है ये Cl- प्लस ClO4 और 1-, ये लगा दें हम 3 और ये हो गया हमारे पास इस तरह से। अब मैं पूछूं यहां पर कि इसका इक्विवेलेंट मास क्या है, ओके। तो यहां पर आप देखोगे कि यहां पर जो क्लोरीन है क्या है, यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो कितना आएगा 5+, यहां पर इसका -1 है और यहां पर इसमें चले जाएं तो +7। तो यहां से यहां जाएं या यहां से यहां जाएं, किसी एक में ऑक्सीडेशन स्टेट या ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन देख लो तो 6 इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर्ड हुए, यहां पर ऐड हुए हैं तो यहां पर ये 6 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गए। तो यहां पर n फैक्टर ऑफ ClO3 1- कितना हो गया, तो 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हुए, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4 है, ये आ गया। मैं कहूं इक्विवेलेंट मास ऑफ ClO3 1- इस प्रोसेस में कितना हुआ, तो मोलर मास 6/4 मींस हो जाएगा 4m/6। समझ गए। मैं समझता हूं अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर एक स्पीशीज के एक डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है, मींस उसका एक एटम ऑक्सीडाइज दूसरा रिड्यूस हो रहा है, तो बस वही निकालना कितना ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है n फैक्टर। एक ही स्पीशीज के कुछ एटम ऑक्सीडाइज को रिड्यूस हो रहे हैं तो फिर वो रिलेशन लगाएं कि हर एक एटम का n फैक्टर निकाल के जोड़ दें, ओके। फिर आप इसको इक्विवेलेंट मास में चेंज कर लें, जो भी आपसे पूछा गया है क्वेश्चन। अब कई बार ऐसा आता है, ये रिएक्शन लिखी है H2 + O2 gives 2H2, यहां पूछता है इक्विवेलेंट मास ऑफ H2 कितना है, और फिर लिखा है H + OH- और लिखा है H2O, इसमें पूछता है इक्विवेलेंट मास ऑफ H2O कितना है। देखो एक ही स्पीशीज का इक्विवेलेंट मास अलग अलग हो सकता है, यह डिपेंड करता है कि उस प्रोडक्ट के बनने में कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ है, कितना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, ओके। तो यहां पर अगर आप आ जाएं, पहले हम फर्स्ट रिएक्शन में देखें, तो यहां पर आप देखोगे कि n फैक्टर निकालना है। अगर आप n फैक्टर निकाल लोगे तो बहुत इजी गोइंग समझ जाओगे कि यहां पर कितना क्या चेंज आ रहा है। थोड़ा सा आप कोशिश करो, फिर मैं आपको अच्छी तरह से बताता हूं। अब देखो बच्चों, यहां पर H2O का आपसे इक्विवेलेंट मास पूछा गया है, ओके। यहां पर भी पूछा गया,
क्या दोनों में सेम आएगा? सोचें आप, तो ऐसा नहीं है। देखो क्यों, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 0। यहां ऑक्सीजन का कितना हो रहा है? -2। यहां हाइड्रोजन का 0 है, यहां कितना हो रहा है? प्लस। तो सीधा सा है कि चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कि या हम कहेंगे ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन तो वो कितने हो गए? 4। ये तो पता चल गया आपको कि ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। अब हम आ जाते हैं कि n फैक्टर फॉर H2O कितना होगा। तो यहां पर देखो ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन है 4, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2, तो कितना आ गया? 2। बस अब जब आपको n फैक्टर पता है तो H2O का आपको इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है। तो मोलर मास मींस ये कितना होता है? 80 और n फैक्टर 2, तो ये आ जाएगा 9 ग्राम पर इक्विवेलेंट। अब मैं कहूं इस रिएक्शन में देखो कितना हुआ, जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है ना, आपने देखा होगा, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में इक्विवेलेंट मास कितना होगा? अब आप देखो यहां पर, तो यहां पर n फैक्टर सेकेंडरी रिएक्शन की बात कर रहा हूं, H2O का कितना होगा? 1। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट +1 -1 एक ही तो चेंज हुई है, 1 हो गया। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ H2O देखोगे तो कितना आ जाएगा? 18/1 मींस कितना आ गया? 80। यहां तक बात समझ गए अच्छी तरह से? तो ये था H2O का इक्विवेलेंट मास रिएक्शन को देख के। अब देखो आपको एक एसिडिटी से रिलेटेड इक्विवेलेंट मास बताता हूं आपको, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, एक तो लिखा है H3PO4, डायरेक्ट मैंने इक्विवेलेंट मास यहां पर पूछ लिया, ओके, एक। फिर एक लिखा है H3PO4 प्लस NaOH, NaH2PO4 प्लस H2O। एक लिखी है H3PO4 प्लस 2NaOH, Na2HPO4 प्लस H2O। एक लिखा है H3PO4 प्लस 3NaOH और है Na3PO4 प्लस 3H2। इस तरह से आपको ये 3 रिएक्शंस लिखी हैं। यहां पर मैंने इक्विवेलेंट मास पूछ लिया, यहां इक्विवेलेंट मास पूछ लिया, यहां इक्विवेलेंट मास पूछ लिया। अब आपसे पूछा जाए कि इनकी स्पीसीज में आप इक्विवेलेंट मास बताएं, यहां बताएं। तो देखो यहां पर तो डायरेक्ट इस तरह से दे दिया जाए तो आप जानते हैं कि इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन H+। तो मॉलिक्यूलर वेट जो भी है इसका 98 होता है और H+ फास्फोरिक एसिड है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड कितना आ जाएगा? 3। तीनों के तीनों H मैक्सिमम यूज हो सकते हैं। अब यहां पर आपको देखना है बेसिसिटी के बेस पर, ओके, कि आप इन तीनों रिएक्शंस में देखो कि फास्फोरिक एसिड जो है उसकी बेसिसिटी क्या शो हो रही है। बेसिसिटी अगर आप पहचान जाओगे तो एक का तीनों का इक्विवेलेंट मास निकाल दोगे। देखो अब यहां पर मैं बता दूं कि कितनी दिख रही है बेसिसिटी? 1। बेसिसिटी समझते हो कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस न्यूट्रलाइज्ड बाय एसिड। तो 1 मोल ऑफ एसिड, 1 मोल ऑफ एसिड जो है केवल एक इक्विवेलेंट NaOH को न्यूट्रल कर रहा है, तो बेसिसिटी हो गई 1। यहां पर बेसिसिटी की बात करें तो कितनी हो गई? 2। और यहां पर बेसिसिटी कितनी हो गई? 3। बस अब आप आ जाए इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन में बेसिसिटी, तो यहां पर 1, यहां पर कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास अपॉन बेसिसिटी 2 और यहां पर मॉलिक्यूलर मास अपॉन बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 3। तो इस तरह से आपने इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर दिया। समझ गए ना? यहां पर आ गए, बात समझ गए आप अच्छी तरह से। अब देखो नेक्स्ट में आते हैं। कई बार आपको इस तरह से एक सॉल्ट दे दिया, मान लो मैंने कहा कि ये लिखा है Al2, ठीक है, इसका आपको Al2SO4 होल थ्राइस, इसका आपको इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है। तो आप इसे आयोनाइज करें, SO4 होल थ्राइस आयोनाइज होगा 2Al3 प्लस 3SO4 2-। यहां पर n फैक्टर अगर आप देखोगे तो कितना आएगा? आप देखो, तो मैंने बताया ना कि किसी एक कैटाइन या एनाइन, किसी एक वन टाइप के जो आयन है कैटाइन एनाइन, उनके टोटल चार्ज देखना, 2 है, 3 चार्ज कितना आ गया? बस इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al2
SO4 होल थ्राइस कितना होगा, तो आप लिखेंगे मॉलिक्यूलर वेट 6, ये इसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। ओके, अब देखो कई बार क्या होता है कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स दे रखे होते हैं और फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करके बताओ कि रिएक्शन में क्या इक्विवेलेंट मास चेंज होगा। जैसे लिखा हुआ है Fe 0.94, यहां पर मैं बता रहा हूं इक्विवेलेंट मास ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, तो Fe 0.94 O 1.0, मान लो सपोज ये चेंज हुआ है Fe to O3। अब मैं ये पूछ लूं कि इसका इक्विवेलेंट मास क्या है या इसका n फैक्टर क्या है, तो आप जानते हैं कि ऐसी स्थिति जब ये क्या हो रही हो, इस तरह से चेंज हो रही हो, तो आपको ये देखना है कि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी चेंज हुई, तो आप ये लिखोगे ना n फैक्टर इक्वल टू होगा चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके, इनटू नंबर ऑफ एटम। तो देखो यहां पर ये तो -2 है और यहां पर भी ये -2 है, लेकिन यहां पर Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहां तो सीधा दिख रहा है कितना है +3। हमें यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना हो, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप वही रिलेशन लगाओगे x * 0.94 प्लस ये हुआ ना कि ये किसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, Fe का, ठीक है, कितने Fe हैं x, और सॉरी उसका जो चार्ज है वो नहीं मालूम कि ये x चार्ज है और 94 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर देखो, तो हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं 1 और इंटू 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर और आ जाए नीचे, पहले इसको हटा दूँ, निकाल के बताता हूँ आपको, तो ये आ गया 0.94 - 2 इक्वल टू 0, ठीक है, 0.94x - 2 और यहाँ पर 2 मिनट, यहाँ हो जाएगा 1 - 2 इक्वल टू 0, तो ये हो गया 0, तो 0.94x इक्वल टू 2, तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना जाएगा 2/94, ये हो गया, ओके, 0.94। अब चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है आपको, पहले चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे, तो 3 तो आपके पास हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई और यहां हो गई 2/0.94। अब आता है कि n फैक्टर कितना हुआ, तो n फैक्टर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके, इनटू नंबर ऑफ Fe, तो यहां पर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट -3 - 2/0.94 इनटू नंबर ऑफ, ये कितने हैं आपके पास 0.94, बस। अब आप इक्विवेलेंट मास में चले जाओगे, तो जो भी इसका मॉलिक्यूलर मास है इसका Fe 0.94, ठीक है, और 1.0 और अपॉन में 3 - 2.94 इनटू 0.9, इससे डिवाइड कर दोगे, इक्विवेलेंट मास आ जाएगा, समझ गए। तो यहां तक मैं समझता हूं कि अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहां से आप इस तरह से इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह के और भी जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मैंने आपको दे दिया, इसका निकाल के आप देखना Cu 1.8s क्या आता है इसका इक्विवेलेंट मास, ठीक है, तो उस बेस पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास, जो भी मॉलिक्यूलर मास 1.6 करके देखना आ जाएगा आपसे। तो यहां तक मैं समझता हूं